और इंडिया में हम जितना सम्मान औरतों को देते हैं वहाँ इतना नहीं मिलता। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करते हैं, मैं चाहत दलाल बन के नहीं जाती हूँ, वहाँ पर मुझे इंडिया बुलाया जाता है। नमस्कार, मी अक्षता, सकाळ डिजिटलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपल्या सोबत ना एक खास व्यक्ती आहे जिच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्या पायलट आहे, डीजे आहेत, इन्फ्लुएन्सर आहे, त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे आणि एक बेस्ट गोष्ट अशी की त्यांनी सध्या मिसेस गैलेक्सी हा अवॉर्ड सुद्धा जिंकलाय। त्या आहेत चाहत दलाल। चाहत दलाल जी, पहले आपका कांग्रेचुलेशन और सकाळ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, यहाँ पर आके बहुत खुशी हो रही है। आता या मिसेस गैलेक्सी या अवॉर्ड बद्दल सांगायचं झालं तर एक प्राऊड मुवमेंट अशी की भारताला हा अवॉर्ड पहिल्यांदा मिळाला आहे आणि आता हा अवॉर्ड एकूण काय आहे, चाहत यांची जी जर्नी आहे त्याबद्दल त्यांच्याशीच आपण गप्पा मारणार आहोत। सो चाहत जी, ये जो मिसेस गैलेक्सी अवॉर्ड है 2023 का, अब देश ने पहली बार जीता है। तो और वो भी इस टाइम पर जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्या फीलिंग है आपके उसके बारे में? जो फीलिंग है मैं वो बता भी नहीं सकती कितनी अच्छी है, बिकॉज मैं एक डिफेंस फैमिली से आती हूँ। तो पेट्रियोटिज्म ऐसी भावना है जो बचपन से मेरे दिल में बहुत सारी थी। मेरे को एक्चुअली डिफेंस भी ज्वाइन करना था, जैसे मैं आपको बता रही थी टीम को पहले, बट मेरा आई विजन 20/20 नहीं था, तो मैं वो नहीं कर पाई। वो जो प्रेम था देश के लिए वो हमेशा से था। एंड जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, मैं चाहत दलाल बन के नहीं जाती हूँ, वहाँ पर मुझे इंडिया बुलाया जाता है। तो मैं सिर्फ अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करी थी, मैं पूरे देश को रिप्रेजेंट करी थी। और जब जीती थी तो इंडिया जीता था। तो वो जो मोमेंट था, प्राउड फीलिंग थी, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी, इतने सारे इमोशंस थे और पहली बार इंडिया जीता था। तो 2 मिनट के लिए मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या हो गया, सच्ची में हमारा नाम अनाउंस हुआ है। तो वो बहुत अनरियल फीलिंग थी, बट बहुत खुशी वाली फीलिंग थी। ऑब्वियसली। अब चाहत जी देखो, वो हमने मिसेस यूनिवर्स सुना है, मिस वर्ल्ड सुना है, अब ये सारे कॉम्पिटिशन है जिनके बारे में लोग जानते हैं क्योंकि इसमें पहले भी नाम भारत का आ चुका है। पर मिसेस गैलेक्सी ये नाम बहुतों को अभी पता चला है जब अपने अवार्ड जीता। तो मुझे लगता है कि इस अवार्ड के बारे में आप ही डिटेल में बता सकते हो। जैसे बाकी पैजेंट्स होते हैं, मिस इंडिया होता है, मिस वर्ल्ड होता है, मिस सुप्रा नेशनल होता है, हम उसके बारे में तब तक नहीं जानते थे जब तक जो आशा भट्ट है, पहली इंडियन थी जो मिस सुप्रा नेशनल जीती थी। एंड उसके बाद इंडिया में उसके बारे में चर्चा शुरू हुई, लोग उसको फॉलो करने लगे। उसी तरह मिसेस गैलेक्सी एक्चुअली उनकी 20th एनिवर्सरी थी इस साल, तो 20 साल पुराना पैजेंट है। एंड जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो लोगों को पता था ये बहुत बड़ा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में लोग 3-4 बार आते हैं पार्टिसिपेट करने, क्योंकि ये क्राउन इतना कवर्टेड क्राउन है, इतने लोग चाहते हैं कि वो क्राउन वो अपने देश लेके आए, तो बार बार आते हैं ट्राई करने के लिए। एंड इंडिया में कोई जीता नहीं था पहले, तो जो होता है ना, अगर आप नहीं जीतो कुछ, इंडिया में वो चीज़ नहीं आए तो उसके बारे में चर्चा कम होती है। बट आई थिंक शुरुआत हो गई है और अभी आई थिंक जब मैंने शुरू किया है, बहुत सारी और लड़कियां और औरत जाके हमारे देश को प्राउड करेगी। तो इस कंपटीशन के बारे में आपको कैसा पता चला, मतलब आपने कब सोचा कि हाँ यार मैं इसमें पार्टिसिपेट लूँगी, और क्या खास तैयारियाँ थी आपकी? तो मैंने एक नेशनल पैजेंट में पार्ट लिया था जो मिसेस इंडिया का पैजेंट था, ऑफिशियल मिसेस इंडिया का, और उसके टॉप 3 विनर्स 3 डिफरेंट इंटरनेशनल पैजेंट्स में जाते हैं। एक मिसेस वर्ल्ड के लिए जाती है, एक मिसेस गैलेक्सी और एक और होता है। तो वो जीतने के बाद जो मैंने मिसेस गैलेक्सी इंडिया का टाइटल जीता, वो इतना जल्दी हुआ। 15 जून को मैंने मिसेस इंडिया जीता एंड 31 जुलाई को मैं एक्चुअली अमेरिका के लिए निकल भी गई थी। तो ऑलरेडी जो प्रेपरेशन चल रही थी नेशनल पैजेंट की, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मेरी खुद की कंपनी है, हम लड़कियों को ग्रूम करते हैं पैजेंट्स के लिए, फिनिशिंग स्कूल है, तो मैं एक्चुअली पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। तो ये मेरा कोई एवरीडे प्रोसेस हो गया कि जो प्रेपरेशन होती है वो पिछले 10 सालों से चालू ही है, अगर आप सोचो तो। तो इसलिए 3 हफ्तों में एक्चुअली मैं इस इंटरनेशनल पैजेंट के लिए मैंने पूरी तैयारी की, पैकिंग की, हमारे कपड़े सोर्स करने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू गो फॉर द पैजेंट, पैकिंग करनी होती है, फ्लाइट्स देनी पड़ती है और ट्रैवल भी इतना दूर है, तो वो सब प्रेपरेशन थी। बट आई थिंक अगर आप हार्ड वर्किंग है तो ऐसे नहीं कि अगर आपके पास 10 दिन है या 10 साल है, आप सब कुछ कर सकते हो। इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट, आप कर सकते हैं।
अभी आपने अवार्ड तो जीता, हाँ अभी जी। आपने बताया कि खुद का आपका बिजनेस भी है और आप पायलट भी है। हाँ जी। तो पायलट होता है जो अभी एक हाई क्लास जॉब बोलते हैं उसको, हाँ जी। फिर वो और उसका एक्सपीरियंस और फिर बाद में मॉडलिंग, ये कैसी जर्नी थी? तो मैं एक्चुअली अमेरिका में काम करती थी पहले, एंड वहाँ पर पायलट्स को FAA लाइसेंस मिलता है। और Okay. जब आप इंडिया में आए और आपको इंडिया में फ्लाई करना हो तो DGCA लाइसेंस में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो एग्ज़ाम्स एक्चुअली डिक्लेयर होते हैं गवर्नमेंट से कि इस डेट पे एग्ज़ाम है, तो आपको अप्लाई करके वेट करना पड़ता है एग्ज़ाम का डेट के लिए। तो जब मैं वेट करी थी एग्ज़ाम के लिए, एंड मैंने एक बोर्ड पढ़ा कोरेगांव पार्क में, मिस दीवा 2014 के ऑडिशंस हो रहे हैं वेस्टिन पे। तो मेरी मम्मी ने बोला चलो चलते ट्राई करते हैं, एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसी चीज़ों तो ना बाकी लड़कियों के साथ होती है, हमारे साथ थोड़ी होएगा कि पैजेंट में जाएंगे सिलेक्ट होएगी, आप नहीं सोचते हो ऐसे। बट शी से नहीं चलो चलते ट्राई करते, कुछ नहीं होता तो एक दिन जाएंगे और आ जाएंगे। एंड वो पैजेंट का ऑडिशन हुआ, पुणे से सिर्फ मैं सेलेक्ट हुई, एंड देन फिर उसके बाद मिस दीवा हुआ 2014 में, फिर मिस इंडिया 2015 में। तो ये पैजेंट की जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी मेरे लिए। सो कौन सी टफ रही, पायलट की या मिसेस? दोनों अलग है, दोनों। आई थिंक एवरी प्रोफेशन जो आप लेते हो, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो इजी है। आपका भी जॉब बहुत डिफिकल्ट है, आपको रोज सुबह आके रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू करना पड़ता है, आप मीडिया में है, तो ऐसे कोई जॉब आसान नहीं है। आप अगर मेरा पैजेंट का करियर देखे या मॉडलिंग का करियर देखे, मैं पहले खुद सोचती थी कि मॉडल्स की लाइफ तो कितनी आसान है, प्यारा लगना है, कैमरा के सामने जाना है, फोटोज़ मिलती है आपको, नॉट रियलाइजिंग कि आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो हेयर एंड मेकअप के लिए, आपको 5:30 बजे पहला शॉट लेना पड़ता है। कभी कभी तो हम कट करके बोलते हैं नहीं पीछे से कबूतर उड़ गया, ये कंटिन्यूटी शॉट नहीं बनेगा, वापस लो। तो वो वहाँ पर वो उसकी डिफ़िकल्टीज अपनी, आप थके भी हो बट कैमरा के सामने आपको अच्छा लगना पड़ता है। और जब आप फ्लाइंग कर रहे हो आपके पास इतनी पैसेंजर्स की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एट दैट सेम प्रोफेशन पायलट्स का कभी टेक ऑफ 2 बजे होता है रात को, या कभी 4 बजे वापस आ रहे होते हो, तो ना सोने का टाइम ना खाने का टाइम। सो दोनों में अलग स्ट्रगल्स है, एंड आई थिंक हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होती है। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन अ प्रोफेशन, यू हैव टू बी रेडी फॉर द ऑब्स्टिकल्स दैट कम योर वे, एंड यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, अभी क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो आई थिंक आपका वो एटीट्यूड है लाइफ में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। yes. तो चाहत जी, इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इसमें स्ट्रगल ऑब्वियसली है, आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ये पूरी जर्नी में? तो जाने से पहले ऑफ कोर्स थोड़ा डर था कि आप इधर जा रहे हो जहाँ से एवरीवेयर से लड़कियाँ आ रही है, एंड वो जेनेटिकली मोर ब्लेस्ड देन वी आर, वो लंबी होती है, पतली होती है, और यहाँ पर इंडिया में हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज हमारी डाइट भी वैसे, हम घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, एंड वो ऑलरेडी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, हमारी एक्चुअली इतनी अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, आप मराठी हिंदी और इंग्लिश बोलते हो, मैं पंजाबी बोलती हूँ, तो हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, एंड they are still more exposed to a lot more things than we are in India. So you have to, जब उधर जा रहे होते तो थोड़ा सा डर होता है कि what if, but actually जब मैं वहाँ पर गई I realized हमको ऐसे लगता है इंडिया में बैठ के कि उनके ऊपर ज़्यादा एडवांटेज है और हमारा नहीं है, बट जब आप उधर जाओ को पता चलता है इंडिया में जो लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमको जैसे इक्वली ट्रीट करा जाता है, वो शायद अब्रॉड इतना नहीं है। हमको लगता है कि नहीं अमेरिका जाओगे तो आपको इक्वालिटी ही मिलेगी, बट वहाँ पर मैंने देखा फिर भी हल्का वो थोड़ा ड्रॉबैक है, और इंडिया में हम जितना सम्मान औरतों को देते हैं वहाँ इतना नहीं मिलता। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो थोड़ा अलग है। तो आई वाज टेकिंग एन एंटायर कल्चर, मैं सिर्फ चाहत बन के नहीं जा रही थी, पूरे कल्चर को लेके जा रही थी, और दिखाना चाहती थी कि एक परसेप्शन जो है वो भारतीय नारी की कि शायद नहीं, शादी के बाद तो घर पर ही रहती है, शादी के बाद शायद कंपटीशन नहीं कर सकती, उसका सिर्फ घर संसार वही लाइफ है उसकी। और वो मेंटालिटी जो लोगों की है अब्रॉड, जो सोचते हैं हमारे बारे में, वो मुझे चेंज करना था। आप भी वाउच करोगे उसके लिए, कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ एक एडिशन होता है अपने लाइफ में, आपका एक लाइफ पार्टनर होता है, आपकी फैमिली बढ़ जाती है शादी के बाद, वो जो आपका खुद का अस्तित्व है वो बदलता नहीं है। तो वो दिखा रही थी मैं सबको। अभी आपने जो भी कहा कि उधर कल्चर का डिफरेंस होता है, सो अभी ऐसा कहा जाता है कि ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जो भी कॉम्पिटिटर है जो जीतता है वो उसे इसके लिए जीता जाता है कि जो भी कंपनी वो ऑर्गेनाइज करती है, उनको उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है उस कंट्री में, या उनको उनकी कंपनी लॉन्च की है। ये कितना सच है और इसके बारे में आपकी क्या राय है?
तो ये अलग पैजेंट्स का अलग वो होता है, आई थिंक वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे नहीं ही होता है, बिकॉज वो झूठ होएगा। वो सच्ची में मैं अगर बोलती हूँ, अभी आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाओ, जो ज़्यादा कमर्शियल वाले पैजेंट्स होते हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, अल्टीमेटली वो आंसरेबल होते हैं। एंड आई थिंक हम हर कंट्री से बेस्ट भेजते हैं, तो ऐसे कोई नहीं है जो वहां पर डिडंट डिजर्व द क्राउन। एवरीबॉडी डिड डिजर्व द क्राउन, बिकॉज सबसे बेस्ट को छान छान के भेजा जाता है वहां पर। बट अल्टीमेटली ये भी होता है कि जो स्टेज पे शाइन कर रहा है, जो स्टेज पे इतना अच्छा लग रहा है, अगर फिर भी थोड़ा प्री डिसाइडेड है कि नहीं उसको जिताना, और दिख रहा है कि वो कोई और बेटर है, तो इतना भी अनफेयर नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से पैजेंट में जाए। कोई पैजेंट्स बहुत कमर्शियल होता है, जहाँ पर पता होता है कि आप जाओगे तो जो स्पॉन्सर डिसाइड करेगा वही होगा। फिर कोई पैजेंट्स होते हैं जो एकदम एक्चुअली ट्रू होते हैं पैजेंट्री को। तो लाइक एवरीथिंग हैज अ गुड एंड अ बैड साइड, इवन पैजेंट्स हैव अ गुड एंड अ बैड साइड। तो चाहत जी, अभी हम बात कर रहे थे तो ये निकला कि आप महाराष्ट्र से आपका कुछ कनेक्शन है, खास करके पुणे से। और अभी आप पुणे में है, तो क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली पुणे में 2000 से हूँ, तो अभी 22 ईयर्स हो गए हैं जब मैं पुणे में रह रही हूँ। तो आई कैन से आई एम अ पुणेआइट ओनली। एंड मुझे पुणे में ये जो बहुत पसंद है कि आपको जो फास्ट सिटी लाइफ है वो भी मिलती है, और क्वेंट टाउन का इंजॉयमेंट भी मिलती है। तो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड जो पुणे का वेदर है कहीं भी नहीं मिल सकता, और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने हेल्पफुल है। आप कोई और टाउन में जाओ, किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए, बट यहाँ पर पुणे में आपको लोग लेके जाएंगे, अच्छा चलो थोड़ा आगे मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। सो आई लाइक दैट वाइब जो पुणे का है। तो पुणे में अब मिसेस गैलेक्सी बनने के बाद अब पुणे में घूमे कभी? हाँ जी, ऑफ कोर्स, बहुत बार, बिकॉज मेरा घर है पुणे। तो ऑफ कोर्स घूमी हूँ। फिर आपको ऐसे कभी कभी लगता है कि हाय मैं मिसेस गैलेक्सी हूँ। फिर घर जाके आप नॉर्मल चीजें कर रहे होते हो, खाना बन रहा होता है, घर की प्लानिंग कर रहे होते हो, तो इट्स वेरी फनी। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि इतना कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, मैं मिसेस गैलेक्सी जीत के आई हूँ। बट आई थिंक दैट्स नाइस, इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट मेक्स यू मेक श्योर कि आप ज्यादा मत उड़ो, इट कीप्स यू ग्राउंडेड इन लाइफ। तो चाहत जी, अभी मिस यूनिवर्स का कंपटीशन जो होता है, उसमें एक रूल था कि उसमें सिर्फ अनमैरिड लड़कियां जो है वही कंपटीशन में हिस्सा ले सकती थी। पर अब कुछ दिन पहले वो डिसीजन थोड़ा सा मतलब हटा दिया गया कि उसमें मिसेस भी, मतलब मैरिड वुमन भी पार्टिसिपेट कर सकती है, और जो मदर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हो? आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव डिसीजन, बिकॉज जब हम आपको अभी जो मैं बोल रही थी कि हमारा अस्तित्व नहीं बदलता है अगर हम मैरिड है अनमैरिड है, वी आर स्टिल आवरसेल्व्स, आई एम स्टिल चाहत, आई डोंट चेंज बिकॉज आई बिकम अ मदर एंड आई बिकम अ वाइफ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और बहुत लोग इसको एक्चुअली क्रिटिसाइज करें कि 18 साल की लड़की अगर 28 साल की लड़की के साथ compete करेगी तो 28 वाली बहुत समझदार होएगी बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बट आप ये भी सोचो, जो 28 ईयर ओल्ड होएगी उसकी फिगर 18 साल की जैसे नहीं होती है। विद एज बॉडी चेंजेस, सो आपके पास एडवांटेज भी है एज का, डिसएडवांटेज भी है। एंड सेम फॉर यंगर गर्ल्स, उनके पास भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। बट अल्टीमेटली पैजेंट्स में क्या होता है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं देखते हैं, वो आपकी ब्यूटी भी देखते हैं, होता है वो आपकी फिर फोटोजेनिक जितने हो वो भी देखते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सोचते हैं कि आप बोल कैसे सकते हो, आपके विचार क्या है, बिकॉज दे वांट पीपल जो विल गो आउट इन द सोसाइटी एंड चेंज द सोसाइटी अल्टीमेटली। तो वो ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग विलिंग है वो काम करने के लिए। एंड बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं बट अरे मैरिड विमेन वो नहीं कर पाएगी, वो इतना टाइम नहीं दे पाएगी। बट who are they to put us in a box? I feel why are you deciding हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? हमको पता है हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एंड आई होप इंडिया में भी एज लिमिट 25 से 28 करें, बिकॉज मिस यूनिवर्स का जो इंडिया में पैजेंट होता है वो अभी तक उसकी एज लिमिट 25 है। तो अगर नेशनल की 28 है तो आई थिंक अभी वो चेंज इंडिया में भी आना चाहिए ऑब्वियसली। तो अभी आपने जो जैसे कहा, अभी आपने मिसेस गैलेक्सी का जो है अवार्ड जीता है, तो हमारे इंडिया के लिए एक नया डोर खुला है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें, हम औरतों के लिए? किया आई थिंक मेरे को मैसेज देने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, बिकॉज आई फील दैट आपको ऑलरेडी अपने दिल में पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगी, डोंट बी अफ्रेड टू टेक योर डिसीजंस, डोंट बी अफ्रेड टू गो अहेड एंड ट्राई समथिंग न्यू। हम कभी कभी डर जाते कि अरे ट्राई किया और अगर नहीं हुआ तो, वैसे भी नहीं हो रहा है, अगर ट्राई करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो डरो मत, गो टेक अ चांस।
बहुत बहुत धन्यवाद चाहत जी, you. आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू और फॉर आपको हैविंग मी। आगे की जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थँक यू सो मच। अशा प्रकारे आपण मिसेस गॅलेक्सी 2023च्या विजेत्या चाहत दलाल यांच्याशी गप्पा मारल्या। त्यांच्या प्रवासातून आपल्याला समजलं असेलच की कोणतीही महिला ही साधी गृहिणी, माता किंवा मॅरिड वुमन ही काहीही करू शकते, जगभरात नाव कमवू शकते। अशाच इंटरेस्टिंग मुलाखतीसाठी पाहत रहा सकाळ।